स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मैथ ऑनलाइन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की NCERT मैथ बुक से चैप्टर 4 के प्रश्नावली 4.2, 4.3, 4.4 ये तीनों प्रश्नावली को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि यूज करना है मूलों को ज्ञात करने के लिए। सेकंड यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं पहले √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए गुणनखंड करना है और मूल को ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या लेंगे, x² का गुणांक और अचर पद, ये दोनों का पहले हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इनका गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √2 × 5√2। फाइनली ये हो जाएगा √2 × √2, 2 हो गया है ना, और 2 × 5 हो जा रहा है 10। क्लियर है, √2 × √2 √4 मान लेते हैं, 2 दूना 4 हो गया, √4, 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 2 × 5 2 × 5 10 हो गया। ठीक है, अब इस 10 का हम गुणनखंड कर लेंगे, ऐसा गुणनखंड जिसको जोड़ने या घटाने पे मध्य पद 7 आ रहा हो। तो 10 का हो जाएगा 5 दूना 10 और ये 5 2 को जोड़ के कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो 7x के लिए हम 5 + 2x लेंगे, 5x + 2x करते हैं। √2x² + 7x के लिए क्या लेना है, 5x + 2x, 5x + 2x प्लस अंतिम पद 5√2 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है, तो बराबर 0 हम लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, आप पहले दो पदों में कॉमन और अंतिम दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो पहले के दो पदों में देखिए 2 है 5 है, तो यहाँ कॉमन नहीं है, नंबर कॉमन नहीं आएगा। x² x, यहाँ x कॉमन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ x कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, √2x + 5। ठीक है, और यहाँ आप देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, तो प्लस नंबर में पहले देखते हैं। तो 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि ये √2 है और ये केवल सिंपल सा 2 है। तो इसको भी हम रूट में कर लेते हैं। तो इसको रूट में करना है तो रूट भी कीजिए और स्क्वायर भी कीजिए, मतलब वर्गमूल भी लीजिए और वर्ग भी कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। हमारे पास 2 दिख रहा है तो 2 में कॉमन नहीं मिल रहा है, √2 है यहाँ, तो या इसको भी रूट में डाल दीजिए, √2 में कर दिए, यानी वर्गमूल जब किए तो इसका वर्ग भी कर देंगे। अब हम यहाँ से एक √2 कॉमन ले सकते हैं और साथ में x तो कॉमन नहीं आ रहा है। ये कॉमन लेने के बाद ये स्क्वायर चला गया, बचता क्या है, √2x प्लस यहाँ पे 5 = 0। अब देखिए मध्य यहाँ पे 2 ब्रैकेट वाले जो हैं फिर से एक बार कॉमन आ रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपका ये जो √2x + 5 एक बार कॉमन है, तो ये कॉमन लेने के बाद बचता क्या है, x + √2 बराबर 0। अब यहाँ से एक का हम मूल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं पहला खंड √2x + 5 = 0, तो +5 को पक्षांतर कर दिए तो √2x बराबर हो जाएगा -5 और √2 को भी पक्षांतर कर दिए तो x बराबर होगा -5/√2। दूसरा मूल आपका दूसरा खंड से मिल जाएगा, x + √2 बराबर 0, √2 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर होगा -√2। तो इस तरह से यहाँ पे x के 2 मान निकल रहे हैं और यही द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन 4 को। अब हम क्वेश्चन 1 का चौथा प्रश्न देख लेते हैं। 2x² - x + 1/8 बराबर 0। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पहले हर से 8 को हटाना पड़ेगा। तो 8 से आप इन सभी पदों को गुणा कर लीजिए, दोनों पक्षों को। तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 दूना 16x² -8 × x 8x और प्लस 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 कट जाएगा। ठीक है, बराबर, तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा है 1 बराबर 8 0 0। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिंपल सा द्विघात समीकरण मिल गया है, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें अचर पद का x² गुणांक के साथ गुणा कर लेना है। तो 16 × 16 और 16 का गुणनखंड जोड़ या घटा के 8 आना चाहिए, 16 का गुणनखंड 8 आना चाहिए। तो चलिए 16 का हम गुणनखंड ले लेते हैं, 16 का, तो 8 दूना 16, 16 का गुणनखंड 8 आना है। तो 8 दूना 16 जोड़ने पे नहीं आएगा, तो 16 का गुणनखंड बदलते हैं, 4 चौको 16, 16 का गुणनखंड 4 चौको 16 लेते हैं और 4 + 4 कितना हो जा रहा है, 8 बिल्कुल। तो अब इसको हम ले लेंगे, ठीक है, 4 + 4 में, तो 16x² -
4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? माइनस माइनस जुड़ के प्लस, माइनस माइनस जुड़ के माइनस 8 हो जाएगा, तो इसलिए हमने 4 को लिया है, तो माइनस 4 जुड़ के हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 0। कॉमन कर लेते हैं पहले दो पदों में, तो पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन है, 4 से 16 काट दिए, 4 चौको 16, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचता है x माइनस 4x से 4x गया, 1 बचा, माइनस यहाँ को क्या कॉमन देख लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है? तो कुछ भी नहीं कॉमन मिल रहा है, 1 ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है यहाँ पे? 4x माइनस 1 बराबर 0। देखिए -1 कॉमन लिए इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस 1 और दूसरा है 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए दोनों गुणनखंड सेम है, तो दोनों मूल समान मिलेंगे, तो यहाँ से मूल जो होगा 4x, पहले हम लेंगे एक खंड को ले लीजिए, दोनों समान है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1 का प्लस 1 और इंटू 4 का बाय 4 हो गया। तो यहाँ पे मूल क्या होगा? 1/4, 1/4, दूसरा भी मूल 1/4 ही आएगा। तो इस तरह हमने दोनों मूलों को ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 उदाहरण 1 का प्रश्न है, वहाँ पे पूरा द्विघात समीकरण बना के रख दिया है, आपको केवल हल करके वहाँ पे मानों को ज्ञात कर लेना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो? 182। तो दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 बताया जा रहा है, योग दोनों संख्या को जोड़ने पे 27 होना चाहिए और गुणनफल उनका 182 होना चाहिए। तो चलिए उन दोनों संख्याओं को हम निर्धारित करते हैं इस 27 की सहायता से। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या, तो हम बताए हैं 27 को यूज करेंगे, तो दोनों का योग 27 है, तो अगर एक उसमें से घटा देते हैं, 27 से पहली संख्या हटा देते हैं तो दूसरी बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 27 माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि दोनों जुट करके 27 है। अगर एक को हम x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस 1। जब यहाँ पे योग दिया हो तो अंतर करके दूसरी संख्या लिखने है, ठीक है? तो यहाँ योग 27 है, तो यहाँ दूसरी संख्या क्या बनेगी? 27 माइनस पहली संख्या यानी x। अब इनका गुणनफल बताया गया है 182, तो प्रश्नानुसार यहाँ कर लेंगे। प्रश्नानुसार गुणनफल 142 है, दोनों का गुणनफल 182 है, गुणा कर लीजिए x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। गुणा कर देते हैं x से, तो ये हो जाएगा 27x माइनस x गुणे x, तो x स्क्वायर बराबर 182। तो चलिए इन पदों को भी हम उधर लेके जाते हैं ताकि हमारा x स्क्वायर वाला पद धनात्मक हो जाए, उधर ट्रांसफर करेंगे तो लिख लेते हैं x स्क्वायर उधर गया तो प्लस x स्क्वायर, 27 जाएगा तो माइनस 27x और ये प्लस आपका 182 रह जाएगा बराबर। तो हमें द्विघात समीकरण मिल चुका है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं, गुणनखंड विधि से ही मूलों को ज्ञात करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 182 हम लेंगे, 182 का गुणनखंड जिसे जोड़ने या घटाने पे क्या होना चाहिए? 27। तो गुणनखंड करते हैं, पहले वो करेंगे 2 गुणे, आप 2 से इसको काट के देखिए, 2 9 18, 2 1 2, 2 गुणे 91। तो इस गुणनखंड को जोड़ के नहीं होगा, घटा के भी नहीं होगा। इसको और खंड कर लेते हैं 91 को, तो 7 गुणे 13, 13 7 91। अब आप देख लीजिए यहाँ पे अगर 7 2 का गुणा कर दिए तो 7 दूना 14 गुणे 13, तो यहाँ गुणनखंड क्या मिल रहा है? 14 13। अब इसको देखिए, दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो 27 हो जा रहा है ना? तो क्योंकि 4 3 7 और 1 1 2, 27 हो गया। अब देखिए जुड़ रहा है तो माइनस होके आंसर आना चाहिए, तो -14 माइनस 13 ले लेंगे। क्या लेंगे? -14 माइनस 13 बराबर हो जा रहा है -27। ठीक है, तो हम फाइनली यहां से ही गुणनखंड को लिख लेते हैं, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो पहला गुणनखंड हमारा बनेगा x माइनस 14, ये 14 आ रहा है, -14 आप देख लीजिए, -14 माइनस 13 जुट करके -27 हो रहा है, तो -14 और x माइनस 13 बराबर 0। ये दो गुणनखंड यहाँ पे हो गए। अब इनसे दो मान निकलेंगे। पहला गुणनखंड लीजिए, इससे यहाँ से x का क्या मान निकलेगा? तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा +14, -14 है तो उसका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होकर +14। और दूसरा क्या निकल रहा है? x बराबर -13 का +13। तो वो दोनों संख्या 14 और 13 होगा, क्योंकि 14 13 को जोड़ देंगे हम 27 हो जाएगा। ठीक है, और इन 14 13 का गुणा कर देंगे 182 हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्याएं क्या हुई यहाँ पे? अभिष्ट संख्याएं
14 व 13 है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत संख्या होती क्या है? तो क्रमागत संख्या वे होती है जो कंटिन्यू आती है, जैसे आपका 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये 1 का 2 क्रमागत संख्या, 2 का क्रमागत 3, 3 का क्रमागत 4। तो क्रमागत संख्या जो होती है +1 होके आती है, +1। 3 के साथ +1 कर दिए तो ये 4 हो गया। तो कोई भी संख्या का क्रमागत लिखना है तो उसके साथ 1 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दो क्रमागत धन पूर्णांक की बात करनी है जिनका योग 300, वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या मान लेंगे, माना दोनों क्रमागत संख्या है, दोनों क्रमागत पूर्णांक x व x+1 है। देखिए यहाँ पर हमने क्रमागत पूर्णांक पहला x और दूसरा x+1 मान लिया। जैसा कि हमको पता है क्रमागत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है, मतलब पहली संख्या का जो क्रमागत होता है उससे एक ज्यादा होता है। तो पहला पूर्णांक अगर x है तो उसका अगला वाला जो होगा उससे एक ज्यादा होगा, मतलब x+1 एक ज्यादा कर देंगे। अब इनके वर्गों का योग 365 प्रश्नानुसार कर लेंगे। प्रश्नानुसार वर्गों का योग क्या है? 365 है। तो पहला संख्या लीजिए x, इसका वर्ग प्लस दूसरा लीजिए x+1। इनके वर्गों का जो योग है ना, वर्गों का योग वो है 365। तो चलिए यहाँ वर्ग कर लेते हैं, x² प्लस, अब इसका वर्ग में x² हो जाएगा प्लस इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना x × 1 1x, 1x × 2 2x, यानी इन दोनों के गुणनफल का 2 गुना हो गया, प्लस 1 का वर्ग हो गया 1 बराबर 365। 365 को भी हम इधर लाएंगे, साथ में चर समान सजाती पदों को जोड़ लीजिए, x² 2x², ठीक है, प्लस 2x, और देखिए ये 365 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 300 ये हो जाएगा +1 माइनस 365 बराबर 0, घटा लीजिए 364 हो जाएगा। 2x² प्लस 2x ये हो जाएगा -364 बराबर 0। देखिए 2 से सभी विभाजित होने वाली संख्या 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो यहाँ देखिए x² प्लस x और माइनस 2 से काटिए, 2 1 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अब देखिए 182 का गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो अभी आगे भी किए थे 182 का गुणनखंड, लेकिन वहां क्या आना था? 27 आना था, यहाँ पे 1 आना है। तो 182 का गुणनखंड, ठीक है, तो 182 का वही गुणनखंड जो हम किए थे, 2 × 91 होगा, 91 का क्या करेंगे? 7 × 13, 13 7 91, 7 दूना, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 14 और 13 बन रहा है, 14 × 13, 14 13 से 182 हो जाएगा। देखिए इनको घटा करके 1 हो जाएगा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे घटाने के लिए 1 + 1 - होना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेंगे हम 14 - 13, तो 14 से 13 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, मध्य पद आ रहा है, तो यहाँ से गुणनखंड हम बना लेंगे, ये प्लस रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस हम उसी को रखते हैं, अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला माइनस हो जाएगा, याद रखना है। तो हम यहाँ पे गुणनखंड फाइनली हम ले लेते हैं 14 और 13 से, तो पहला होगा x + 14, ठीक है, और दूसरा होगा x - 13, ये 2 खंड हो जाएंगे इस द्विघात समीकरण के। अब x का एक मान यहाँ पे होगा -14 और दूसरा मान होगा x का, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और x - 13 का, यहाँ -13 का +13 हो जाएगा, तो ये वाला हम मान लेंगे, x का मान ये हम लेते हैं। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्रमागत पूर्णांक x पहला था, तो पहला पूर्णांक x बराबर 13, और दूसरा क्रमागत जो होगा, दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या, तो 13 का क्रमागत क्या है? तो 13 + 1 14 है, तो 13 14, ये दोनों आंसर हो जाएगा 13 14। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं, प्रश्न संख्या 5 हमारे पास है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। जो ऊंचाई है ना, यहाँ पे त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य संख्याएं, अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इस समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, आधार ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई आधार से 7 कम है, जो ऊंचाई है वो आधार यानी नीचे वाला से 1 कम है, तो 7 कम है, सॉरी,
तो अगर आधार को हम x मान लेते हैं, ठीक है, आधार को क्या मान रहे हैं हम x माने, तो ऊंचाई इससे 7 कम हो जाएगा, x माइनस 7। अब इस यदि कर्ण 13 है तो कर्ण क्या कितना पता है 13, तो आधार हमने x मान लिया, ऊंचाई x माइनस 7 और कर्ण हो गया 13। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हल में हम लिख लेंगे माना आधार बराबर x और ऊंचाई बराबर हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि ऊंचाई आधार से 7 कम, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ण की बात कर दिया है, कर्ण बराबर है 13, तो आधार ऊंचाई कर्ण यानी लंब आधार कर्ण, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पे 13 का वर्ग बराबर लंब क्या है, तो लंब यानी ऊंचाई वाला, ठीक है, ये ऊंचाई वाला लंब है, तो ऊंचाई है यानी लंब है x माइनस 7, तो लंब का भी वर्ग प्लस आधार यानी x, तो x का वर्ग। चलिए हल कर लेते हैं, 13 गुणे 13 169 हो जाएगा, बराबर यहाँ वर्ग कर लेते तो x वर्ग, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस कर लेंगे दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो 7 गुणे 7x और 7x का 2 गुना 14x, और ये हो जाएगा 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, तो प्लस x स्क्वायर, इस पद को भी उधर ले जाएंगे और साथ में x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ प्लस कर लेते हैं, दोनों धनात्मक है, तो क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये है प्लस 49, ठीक है, प्लस 49 और 169 जाएगा तो माइनस 169 बराबर 0, घटा लेते हैं आप, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और आप देख लीजिए घटा के क्या होगा, 9 से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 12 4 16 बराबर 0। देखिए 2 से कटने वाला है तो 2 से काट के थोड़ा हम इजी कर लेंगे, हमारे लिए हल आसान हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2 से 14 कट गया, 2 सत्ते 14 माइनस 2 से इसको काट दीजिए तो 2 छक्के 12 0 60 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण को हम हल करके इसका आधार और लंब यानी दोनों भुजाओं को निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। समीकरण है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो हम 60 का गुणनखंड लेंगे, ठीक है, जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आ रहा हो, तो कौन सा गुणनखंड होगा आप देख लीजिए यहाँ 60 का गुणनखंड, तो 60 का जो गुणनखंड हो रहा है 12 गुणे 5, 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 12 में से 5 घटा देते हैं तो 7 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ घटाएंगे लेकिन यहाँ पे देखिए आगे मध्य पद में ऋण आ रहा है ना, मध्य पद 7 जो ऋणात्मक है तो बड़ा वाला को ऋणात्मक कर लेना है, ऋण 12, ठीक है, और इसको धनात्मक कर लेंगे प्लस 5, क्योंकि ऋण धन करेंगे तभी घटेगा और यहाँ ऋण आ रहा है इसलिए बड़ा वाला को ऋण कर लिए, छोटा वाला को धन कर लिए, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहीं से गुणनखंड बन जाएगा, यहीं से हमारा गुणनखंड बन जाएगा इस दोनों संख्याओं को लेकर के। तो पहला गुणनखंड होगा x माइनस 12 है, x माइनस 12, दूसरा गुणनखंड होगा x प्लस 5 है तो प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ से एक x का मान हो जाएगा माइनस 12 का प्लस 12 और यहाँ से x का दूसरा मान हो जाएगा प्लस 5 का माइनस 5। अब तो x का मान 12 कर ले रहे हैं, ये 12 लेते हैं, ठीक है, अगर ये 12 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया 5, नहीं हम लिख लेंगे, ये ऋण वाला तो छोड़ दीजिए, ऋण का मान छोड़िए क्योंकि ऋणात्मक नहीं होता है। तो x बराबर 12, x क्या था आधार, तो आधार हो जाएगा, लिख देंगे आधार बराबर 12 और जो ऊंचाई है, ऊंचाई वो आधार से 7 कम है, आधार 12, 12 से 7 कम कर दीजिए 5 हो गया, तो 12 5 हो गया, 12 और 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 6 हम देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो देखते हैं प्रश्न को। तो दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ये प्रश्न का पहला भाग हो गया। प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक
थी। आगे है, यदि उस दिन की कुल लागत ₹90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये दो चीज पूछ रहा है यहाँ पे, निर्माण बर्तनों की संख्या, कितने बर्तन उस दिन बनाए गए हैं, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, माने प्रत्येक बर्तन का जो लागत मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों में x किसको माने और उस पर डिपेंड किसको करें। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें पहला शर्त में आना होगा प्रत्येक नग का निर्माण लागत। तो ये देखिए, प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है वो डिपेंड कर रहा है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से। तो हम यहाँ बर्तनों की संख्या को x मानेंगे, मैंने जो बाद में आता है शर्त में, जो चीज बाद में बताई गई उसको x मानते हैं। तो यहाँ शर्त में बाद में क्या बोला गया है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। तो यहाँ कर लेंगे, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। अब दूसरी चीज क्या है, प्रत्येक नग का लागत। तो प्रत्येक नग का लागत, इसको हम मान लेते हैं, कितना मानना होगा। तो देखिए, यहाँ प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, x, इसके दोगुने, बर्तनों की संख्या के दोगुने। तो दोगुने कर लिए, से 3 अधिक है, तो 3 अधिक मतलब +3 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा ये चीज हो गया नग का लागत। अब देखिए, कुल मिला जुला के उस दिन कुल लागत कितना रुपया आया था, 90। तो अब देखिए, कुल लागत यहाँ प्रश्नानुसार में ला देंगे इसको, प्रश्नानुसार। तो कुल लागत 90, तो लागत की गणना कैसे करेंगे। तो बर्तनों की संख्या जो है ना, बर्तनों की संख्या x, उसमें अगर एक बर्तन के लागत से गुणा करते हैं तो आपका कुल लागत निकल जाएगा। x बर्तन है और एक एक बर्तन का लागत 2x + 3 है। तो ये 2x + 3 यानी बर्तनों की संख्या में नग का, प्रत्येक नग का लागत से गुणा करेंगे तो टोटल लागत उस दिन का निकल के आ जाएगा बराबर 90 रुपये हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x से गुणा कर लेते हैं, 2x² + x × 3x बराबर 90। 90 को लाइए इधर, तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण जो है ना, गुणनखंड करके x का मान निकल जाएगा और बाकी बर्तनों की संख्या और लागत मूल्य हो जाएगा। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 90 का गुणा करेंगे, 2 और 90 का। तो 90 दूना 180, 180। तो 18 का गुणनखंड लेते हैं, 2 × 90, 90 दूना 180, 2 × 90, 90 का कर लेते हैं। तो 90 का हम ले लेते हैं 2 × 45, 45 का कर लेते हैं 5 9 45, लेकिन 5 × 9, 9 का कर लेते हैं, सॉरी 9 5 45, या हाँ ठीक है, 5 × 9, 5 9 45, 9 का कर लेते हैं 3 × 3। तो इन गुणनखंडों को अब देखिए 2 भाग में लीजिए। तो एक को कर लेते हैं 5 × 15, इनको एक साथ कर लेते हैं, 5 × 15 और 2 दूना 4, 4 × 1 12। अब 15 12 को घटा करके 3 आ जाएगा, लेकिन देखिए इन दोनों घटा करके 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको माइनस करें, किसको प्लस करें। तो आगे देखिए प्लस आया है ना, तो बड़ा वाला प्लस रहेगा, +15 और 12 जो है वो माइनस हो जाएगा, -12, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15 12 से गुणनखंड बनाएंगे। और देखिए यहाँ x² का गुणांक भी हमें मिला है, तो x² के गुणांक से पहले इन दोनों को काट दीजिए, 2 से हम काट देंगे इन दोनों को। तो ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 × 6 = 12, तो -6 हो रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, 15/2 और -6, यहाँ से गुणनखंड हो जाएगा। पहला खंड होगा x + 15/2 और दूसरा खंड हो जाएगा x के साथ हम -6 ले लेंगे, -6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 मान मिल जाएंगे। यहाँ से x का मान मिलेगा +15/2 का -15/2, ठीक है। ये ऋणात्मक है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। दूसरा लेते हैं, x बराबर -6 का हो जाएगा +6, तो ये x का मान 6 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x का मान हमको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो x हमने किसको माना था, बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या x था और x का मान निकला है 6, बर्तनों की संख्या 6। और नग का लागत, तो प्रत्येक नग का लागत भी बता दीजिए, प्रत्येक
नग का लागत। तो प्रत्येक नग का लागत हमको बताया गया है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। तो बर्तनों की संख्या का 2 गुना तो 6 गुना 12, और 12 से 3 अधिक तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो 6 और 15 हो जाएगा। ठीक है, बर्तनों की संख्या 6 और प्रत्येक नग का लागत 15 हो जाएगा रुपया में। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 4 तो आइए एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को देखते हैं। 4.3 का पहला प्रश्न है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर इनके मूल का अस्तित्व है, यानी मूल अगर है निकलेंगे तो उनको ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न भी साथ में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। मतलब इन्हीं समीकरणों को द्विघाती फार्मूले को यूज करके भी हल करना है। पहले पूर्ण वर्ग बना के हल करना है, पहला प्रश्न हो जाएगा, और दूसरा में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल कर देना है। तो चलिए, अगर देखिए यहाँ पे मूलों का अस्तित्व की बात है, तो मूल के अस्तित्व होंगे या नहीं होंगे, इसको हम जांच कैसे करते हैं। तो मूलों के अस्तित्व की जांच करने के लिए हमारे पास ये एक फार्मूला आता है विविधकर का, जो आगे हमको मिलेगा भी, b² - 4ac ज्ञात कर लेते हैं। अगर ये बड़ा या बराबर हो 0 से, अगर ये 0 से या तो बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तब यहाँ पे मूलों का अस्तित्व होता है। मूलों का अस्तित्व होता है, अस्तित्व है। और अगर यहाँ पे b² - 4ac ये 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया, मतलब ऋणात्मक अगर आ गया, सीधी सी बात करें तो अगर ये b² - 4ac ऋणात्मक आ रहा है, बात समझिए, यहाँ अगर b² - 4ac अगर ऋणात्मक आ रहा है, यानी 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटी सभी संख्या ऋणात्मक होती है, तो अगर ये ऋणात्मक आएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, बात क्लियर है। तो अब हम मूलों के अस्तित्व की जांच करने के लिए a b c हमको चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, a बराबर आपको पहला x² के गुणांक से मिलेगा 2, b बराबर आपको मिल जाएगा 1, और c बराबर मिल जाएगा -4। चलिए b² - 4ac कर लेते हैं, b² - 4ac। तो b का मान क्या है यहाँ पे 1 का वर्ग, -4 × a का मान 2 गुणे c का मान -4। हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 माइनस क्या हो गया प्लस, 4 × 8 8 चौको 32, तो 32 और 1 कितना हो गया 33। ये 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है, यहाँ पे कह लीजिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व है, और जब अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो चलिए हम इसको पूर्ण वर्ग बना के हल कर लेते हैं। समीकरण लेते हैं 2x², ठीक है, यहाँ हल कर लेते हैं इसका, 2x² + x - 4 = 0। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने से पहले हमको देखना होगा कि ये पहला जो पद है या वर्ग पद है कि नहीं है। तो 2x² है, तो यहाँ x² वर्ग में है, लेकिन ये 2 वर्ग में नहीं है। तो वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो एक वर्ग पद हम यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद बिना वर्ग वाला पद को लेके और एक और वर्ग पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहले 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा, ताकि हमारा पहला पद पूर्ण वर्ग हो सके। तो 2 दूना 4, 4x² प्लस 2 से यहाँ भी गुणा करेंगे, 2x माइनस 2 से यहाँ भी गुणा होगा, तो 4 दूना 8 बराबर 0। अब ये वर्ग पद हो गया, तो वर्ग में लिख लेते हैं इसको। तो 4 का क्या होगा 2x का वर्ग प्लस ये हो गया 2x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पे तो अभी इसको छोड़ के रखिए, हमें इन दोनों में क्या जोड़ना होगा जिससे कि ये पूर्ण वर्ग बन सके। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, ये जानने के लिए वर्ग पद का वर्गमूल लेना है। क्या लेना है, वर्ग पद का वर्गमूल। तो 2x है, इसका 2 गुना करके दूसरा वाला पद द्वितीय पद को विभाजित करना है, मतलब 2x को हम विभाजित करेंगे। तो द्वितीय पद 2x है, तो विभाजित करके आ रहा है 1/2। अब 1/2 का वर्ग यहाँ पे जोड़ेंगे, तो प्लस कर लेंगे 1/2 का वर्ग, और साथ में इसी को घटा भी लेंगे, तो -1/2 वर्ग। और अंतिम जो तीसरा पद था इसमें
8 बराबर 0। याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको एक वर्ग पद चाहिए और बिना वर्ग वाला, क्योंकि आपको पता है ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये 2 वर्ग पद और एक बिना वर्ग पद है ना, ये मिलकर के बनता है a प्लस बी का होल वर्ग। तो ऐसे भी हमें एक वर्ग पद और एक बिना वर्ग पद अगर दिया है तो एक और वर्ग पद जो जोड़ करके हम पूर्ण वर्ग बना सके उसको ज्ञात करते हैं। और ज्ञात करने के लिए विधि सिंपल सा है, इस पर हम वीडियो भी बना चुके हैं, उसको जाके आप जरूर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे 2x, क्या लेंगे 2x, और यहाँ दूसरा वर्ग पद से 1/2 को लेंगे तो प्लस 1/2। अब इसका हम कर देंगे होल वर्ग माइनस, यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 8 बराबर 0। इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जगह का कमी है इसलिए हम इधर पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ हल कर लेंगे हम इसे। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, होल वर्ग बन चुका है तो इसको हम नोट डाउन कर लेंगे। 2x प्लस 1/2 का वर्ग ये हो चुका है। अब ये दोनों माइनस वाले को जोड़ लीजिए, तो जोड़ के होगा आपका माइनस 4 दूना 4/32 और प्लस 1 33, 33/4 बराबर 0। अब देखिए अगर ये वर्ग पद आता है तब तो इसको वर्ग रूप में लिख लेंगे और ये एक वर्ग पद और दूसरा वर्ग पद हो जाएगा, इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लेंगे। लेकिन ये वर्ग पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम इसको पक्षांतर कर देंगे, दूसरे साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस 1/2 का वर्ग बराबर, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 33/4 हो जाएगा। वर्ग को कीजिए, यानी यहाँ वर्ग को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो ये वर्गमूल लेंगे तो वर्ग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में बायां पक्ष का वर्गमूल 2x प्लस 1/2 बराबर ये हो जाएगा रूट में 33 और बट्टा 4 का वर्गमूल हो गया 2, वर्गमूल ले लिए तो 33 का वर्गमूल रूट 33 स्क्वायर रूट 33/2 हो जाएगा, 4 का 2। एक और ये आप ध्यान रखना है प्लस माइनस भी होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल लेते हैं तो धनात्मक भी आता है ऋणात्मक भी आता है, धन ऋण। अब 1/2 को ले जाइए उधर तो 2x बराबर हो जाएगा 1/2, अगर जाएगा तो ये क्या होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -1, ठीक है, ये प्लस का माइनस हो गया, -1 प्लस माइनस रूट 33/2, क्योंकि इसका भी हर दो, दोनों का हर 2 हो चुका है। अब इस 2 को भी हम पक्षांतर कर लेते हैं, चलिए दूसरे पक्ष में, तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 33 बट्टा ये 2 बट्टा में जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का ये मान हो चुका है, ज्ञात कर लिए है। देखिए एक धन वाला लेंगे तो एक मान हो जाएगा, ऋण लेंगे तो एक दूसरा मान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 को भी हम पहले चेक करेंगे कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, ये जांच कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे ABC क्या है, थर्ड क्वेश्चन में थर्ड का यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। तो ABC हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, A बराबर हो जाएगा 4 और B बराबर क्या होगा 4√3 और C बराबर क्या हो जाएगा 3। चलिए विविध कर ज्ञात कर लेते हैं, b² - 4AC है ना, बराबर, तो B का मान क्या है यहाँ पे 4√3 स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू A का मान 4 गुणे C का मान 3। तो यहाँ देखिए 4 चौको 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16, 16 तिया 48, घट जाएगा तो 0। अर्थात यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो b² - 4AC 0 से बड़ा तो नहीं है लेकिन 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, या बराबर का चिन्ह है, बराबर 0, तो मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिख लेंगे मूलों का अस्तित्व है, का अस्तित्व है, और जब है तो ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग बना के। तो चलिए इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो ये वर्ग पद है और ये बिना वर्ग पद, सॉरी यहाँ 4√3 है तो 4√3, एक वर्ग पद एक बिना वर्ग पद। तो ऐसे में हम देख लेंगे कि ये पूर्ण वर्ग लिख करके 2x का वर्ग हो गया प्लस ये 4√3x, ठीक है, इसको लिख लेते। अब देखिए इसको आप अगर वर्ग बनाना चाहते हैं ना तो ये एक वर्ग पद हो सकता है, लेकिन ये वर्ग पद में होगा कैसे, तो सिंपल सी बात है, प्लस करेंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर करेंगे, अपने वर्गमूल भी कर दिए वर्ग भी कर दिए, 3 का वर्गमूल भी किए वर्ग भी हो गया, तो वर्ग हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या इन दोनों के गुणनफल का दोगुना है ये बीच वाला,
क्योंकि जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को देखते हैं, इसको मिला के होल वर्ग बनता है, तो इन दोनों के गुणनफल, मैंने दोनों वर्ग पदों के गुणनफल का दोगुना बीच वाला होता है, ए गुणे बी ए बी का दोगुना, 2ab बीच वाला ऐसा है। तो यहाँ भी चेक करना है क्या है ऐसा, तो 2x गुणे √3, तो 2 √3x हो गया, दो गुना कर देंगे तो गुणे 2 कर देंगे, 2 दूना 4 √3x हो रहा है, तो बिल्कुल मध्य पद वही है। तो हम यहाँ डायरेक्ट पूर्ण वर्ग लिख देंगे। तो किसका पूर्ण वर्ग लिखें, तो यहाँ से हम वर्ग पद से लेंगे 2x, इस वर्ग पद से लेंगे √3 और होल वर्ग लिख देंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर दोनों गुणनखंड समान है, ये भी 2x प्लस √3 का वर्ग है, तो यही चीज़ 2 बार है। तो यहाँ से x के जो मान होंगे वो क्या होंगे, तो x का मान निकालने के लिए हमें देखिए इसको लेना होगा 2x प्लस √3 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस √3 उधर जाएगा तो माइनस √3, ठीक है। और उसके बाद 2 को पसंद कर लेंगे तो x बराबर माइनस √3 बट्टा 2, ये पहला मूल हो गया। और दूसरा भी x बराबर यही निकलेगा क्योंकि होल वर्ग है, तो दूसरा भी मूल वही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मूलों का अस्तित्व है, दोनों मूल बराबर होंगे। यहाँ पे 0 आने से जब ये वाली चीज़ 0 होती है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, तो दूसरा भी मूल होता है होगा माइनस √3 बट्टा 2। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और क्वेश्चन 2 की बात है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको हल कर देना। तो चलिए इसी को हम द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके हल करते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वीडियो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करें, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको द्विघाती सूत्र से भी हल मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे a बराबर 4, b बराबर क्या मिल जाएगा, वही जो यहाँ पे था, b बराबर होगा 4√3 और c बराबर क्या होगा +3। अब देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो द्विघाती जो सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र ये होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो माइनस लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं, x के मान निकलेंगे, ठीक है। तो x बराबर निकलता है इस सूत्र से, तो x बराबर होगा -b देख लीजिए, b का मान क्या है 4√3, ठीक है। और प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ये चीज़ हम पहले ही निकाल चुके हैं। b² माइनस 4ac यहाँ पे जब जांच करेंगे हम मूलों के अस्तित्व का, तो वहाँ पे ये चीज़ निकला होगा। तो b² माइनस 4ac 0 निकल के आ रहा है, तो ये हो गया 0 बट्टा 2 इंटू a का मान क्या है देख लीजिए, तो a का मान 4, तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा -4 ऊपर में -4√3, ये 0 हो चुका है, बटा 2 चौको 8, काट देंगे 4 से, 4 कहने 4 4 दूना 8। तो फाइनली जो x का मान निकल के आ रहा है ये -√3 बट्टा 2, यही वाला पहले भी निकल के आया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 और 2 एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट होता है। आगे हम क्वेश्चन को करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड हम क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट जो थोड़ा इजी है आप बहुत आसानी से कर लेंगे, उसको कोशिश कर लेना आप। तो यहाँ पे ये दूसरा भाग हम लेते हैं। तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण में पहले परिवर्तित करना है, फिर मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का हर बराबर नहीं है, तो पहले हर का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम इनका गुणनफल ही होगा, यानी x + 4 और x - 7, यहाँ पे दोनों का एलसीएम हो गया, यानी हर हो गया। अब फिर ये गुणा कर देंगे, तो इससे आप 1 को गुणा कीजिए, तो 1 × x - 7, ठीक है, माइनस। अब यहाँ भी गुणा कर लेंगे, तो 1 × x + 4 बराबर 11/30 गुणा करते हैं, तो यहाँ होगा x माइनस, ठीक है, x - 7 और -1 × x - 4 हो जाएगा, भाई इनका गुणा हो जाएगा तो x² और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो घट जाएगा, 7 में 4 गया 3 -3x और हो जाएगा -7 को 28 बराबर 11/30। ऊपर देखिए x और x घट जाएगा और -7 जुड़ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा -11 बटा x² -3x -28 बराबर, ठीक है। यहाँ देखिए 11/30, ठीक है। तो हम 11 से 11 काट देंगे, दोनों का अंश हम आपस में काट सकते हैं। तो यहाँ -1 और यह प्लस होगा, फिर ये गुणा कर लेंगे। अगर -1 है
और यहाँ +1 बचता है, तो क्योंकि 11 कन्ने 11 11 कन्ने 11 रीड है, तो इससे इसको गुणा करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 28, बात समझ में आ रहा है। इससे हम इसको गुणा कर देंगे, किसको, 1 को, तो कोई बदलाव हुए बिना ऐसे ही रह जाएगा, बराबर -1 गुणे 30, तो -30 से करने 30 को इधर लाइए, तो x² माइनस 3x माइनस ये 28 और ये आ जाएगा +30 बराबर 0, तो 28 30 घटा लेते हैं, तो x² माइनस 3x और ये हो जाएगा प्लस 30 में से 28 गया 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, सिंपल सा द्विघात समीकरण, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं कोई भी विधि का प्रयोग करके। तो चलिए इस तरह से द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो a बराबर हम ले लेंगे यहाँ से 1, b बराबर ले लेते हैं -3, ठीक है, और c बराबर लेते हैं 2, c बराबर 2। तो x बराबर द्विघाती सूत्र -b है प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। तो यहाँ देख लीजिए -b का मान क्या है, -3 है, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और इंटू c का मान 2, 4 1 2 है, बाय 2 इंटू सॉरी यहाँ बाई 2a भी होता है, तो 2 इंटू a का मान 1, तो ये माइनस माइनस +3 और ये देख लीजिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट में अंदर आते हैं, 3 तरीके 9 और ये हो जाएगा -4 दूना 8 बट्टा 2, तो 3 धन ऋण हो जाएगा और 9 में से 8 गया 1 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो 1/2 जोड़ लेंगे। अब धनात्मक लेंगे तो एक अलग मान होगा धनात्मक, तो धनात्मक से x का मान हो जाएगा 3 धन 1 4, 4/2 काट के हो जाएगा 2। ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक लेंगे तो x का मान निकलेगा, ऋण लेंगे 3 में से 1 घट गया 2, 2/2 काट के हो जाएगा 1, तो ये दोनों मूल होंगे 2 और 1, ठीक है। इस तरह से हम द्विघाती सूत्र को प्रयोग करके इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो पहले इसको थोड़ा इजी सिंपल में हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मुख्य बिंदु हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो क्लास टेस्ट में गणित और अंग्रेजी को मिलाकर के शेफाली को 30 अंक मिले। कितने, गणित और अंग्रेजी का योग यहाँ पे 30 है। आगे कह रहा है यदि गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। मैंने गणित में 2 अंक कम मिल जाते, ठीक है, सॉरी 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल यहाँ पे 210 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बताना है कि उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्राप्त अंकों को ज्ञात करना है दोनों विषय के, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे अंकों का योगफल 30 है गणित और अंग्रेजी का। तो यहाँ मान लेंगे, माना गणित का प्राप्तांक, गणित का प्राप्तांक बराबर x मान लेते हैं। गणित में उसको x अंक मिले, तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे, अंग्रेजी का प्राप्तांक, तो अंग्रेजी का प्राप्तांक हो जाएगा, दोनों मिला के 30 है, तो 30 माइनस x, मैंने दोनों विषयों का योगफल 30 है अंकों का, तो 30 में से अगर गणित का अंक घटा देते हैं तो बचेगा किसका, अंग्रेजी का, क्योंकि गणित और अंग्रेजी का ही योग 30 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते हैं, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार कर लेंगे, प्रश्नानुसार गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित लीजिए x, इसमें 2 अंक अधिक मिलते हैं और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते हैं, तो अंग्रेजी का ले लीजिए 30 माइनस x, यहाँ से 3 अंक कम होते तो अंकों का गुणनफल 210 आता, तो इन दोनों अंकों का गुणनफल कितना हो जाता, 200। यहाँ पर देखिए x से अगर ये जो है x प्लस 2 इंटू ये जो है 30 में से 3 गया तो 27 और ये हो जाएगा माइनस x बराबर 210। यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, तो अगर 27 से गुणा करेंगे, सॉरी पहले हम करते हैं x से इन दोनों को गुणा, तो 27x और माइनस x इंटू x² हो जाएगा, ठीक है, और 2 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 27 दूना 54 और 2 से x को गुणा करेंगे माइनस 2x बराबर 210। 210 को भी इधर ला देंगे अगली लाइन में, तो ये आपका जो है हमें पहले लिखेंगे -x²।
और फिर आप लिखते रहे 27 से 2 घट गया तो कितना हो गया 25, तो ये हो जाएगा प्लस 25x, ठीक है, प्लस 54 और 210 आ गया इधर तो माइनस 210 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये 25x और ये 210 से 54 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 10 में से 5 गया 5, यानी हो जाएगा 156 बराबर 0। अब 156 जो है इसका गुणनखंड कर लेंगे, उसके पहले ये रेड को हटा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 156 बराबर 0। दोनों पक्षों को रेड से गुणा कर दिए। अब इस द्विघात समीकरण का हम हल ज्ञात कर सकते हैं। तो 156 का गुणनखंड 25 आने के लिए तो आपका जो है 156 का जो गुणनखंड हुआ 12 गुणे 18, 56 का जो गुणनखंड होगा 12 गुणे 13 दोनों गुणा करके 156 हो जाएगा। और अगर दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो 125 हो जाएगा। तो मतलब -12 और -13 करने से 12 और 13 जुड़ करके 25 हो जा रहा है। तो हमारा जो गुणनखंड बनेगा वो होगा x माइनस 12 और दूसरा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान हो गया +12 और यहाँ से दूसरा जो x का मान होगा, ये x का जो दूसरा मान होगा -13 का +13 हो गया। तो देखिए अगर x बराबर 12 लेते हैं, x का प्राप्तांक अगर मान लेते हैं, गणित का प्राप्तांक अगर 12 लेते हैं तो अंग्रेजी का प्राप्तांक कितना होगा, अंग्रेजी का प्राप्तांक तो 30 में से 12 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 18। अगर 12 लेते हैं x तो गणित का 12 तो अंग्रेजी का 18। यदि मान लेते हैं गणित का प्राप्तांक हम ले लेते हैं 13, x का मान 13 भी आया है तो गणित अगर 13 लेते हैं तो अंग्रेजी कितना निकलेगा, तो 30 में से 13 घटा दीजिए तो निकल के आएगा 17, क्योंकि 17 + 13 ये भी 30 होगा और 18 12 ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर हो सकता है ये भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन 8 को अच्छा समझ लेंगे तो 10 आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पढ़ लेते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता तो वह उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती, उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लगती। अगर चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता तो समय 1 घंटा कम लगता। ये क्वेश्चन का मतलब है कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी 360, 5 किमी प्रति घंटा अगर चाल अधिक होता तो वह समय 1 घंटा कम लेती और चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम करते हैं माना रेलगाड़ी की चाल। क्या कर लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल यानी चाल कौन सी है, सामान्य चाल की सामान्य चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। हम चाल को मान ले रहे हैं, रेलगाड़ी की सामान्य चाल को x किमी प्रति घंटा मान लिए। अब यहाँ पे दूरी जो बताया गया है, दूरी बराबर है 360 किलोमीटर यानी किमी। तो अगर इस चाल से 360 किमी दूरी तय किया जाए तो समय क्या निकलेगा, तो यहाँ समय निकाल दे रहे हैं। तो समय बराबर दूरी क्या है 360 बट्टा चाल x, क्योंकि समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, ये फार्मूला को हम यूज करें। तो ये पहला समय है t1, तो पहला समय t1 बराबर दूरी 360 बट्टा चाल x, ठीक है। इतना घंटा में ये समय लगाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता तो अब नया चाल यहाँ पे ले रहे हैं, नया चाल अगर 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता, मैंने सामान्य चाल अगर x है तो नया चाल होगा x + 5, जो सामान्य चाल है उससे 5 किमी प्रति घंटा अगर चाल अधिक होता यानी x + 5 किमी प्रति घंटा होता, प्रति घंटा होता, तो वही दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो यहाँ पे दूरी जो तय करनी है, दूरी वही है 360 और समय जो होगा t2 बराबर दूरी 360 बटा समय चाल x + 5 है ना घंटा।
तो अब देखिए ये जो समय है पहले वाले समय से 1 घंटा कम लगेगा, ऐसा बोला जा रहा है कि अगर 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो समय 1 घंटा कम लगता। तो देखिए चाल हम बढ़ा दिया है, हमने बढ़ा दिया है, दूरी वही रखा है, तो समय ये जो है ये कम हो जाएगा। कितना कम होगा? तो 1 घंटा। यानी हम सीधे कह सकते हैं इस समय और पहले वाले समय का अंतर जो होगा वो 1 घंटा होगा। मतलब अगर इन दोनों को घटाए तो 1 घंटा आएगा। तो प्रश्नानुसार यहाँ कर लेंगे, प्रश्नानुसार दोनों समय का अंतर यानी 360 बट्टा x प्लस 5 माइनस दूसरा समय 360 बट्टा x बराबर 1 घंटे का अंतर होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमें आराम से यहाँ मिल जाएगा, x से गुणा करेंगे, पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम होगा x स्क्वायर प्लस x इंटू 5x, दोनों का गुणनफल एलसीएम हो गया। गुणा करते हैं x से 360 को, तो 360x माइनस 360 गुणे x प्लस 5 कर लेते हैं, तो 360x और ये हो जाएगा 360 माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 5 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1800 बराबर 1। यहाँ पे दोनों ये 360 घट जाएगा, बचा क्या? 100 माइनस 1800 बटा x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। हर एक मानिए तेरे गुणा कर लीजिए इस तरह से। तो आपका फाइनली यहाँ पे इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं। जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस 5x है ना, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो इसका गुणा हो गया और 1800 गुणे 1 तो बराबर माइनस 1800। बस अंतर कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 बराबर 0। इसको हल करके x का मान निकालेंगे। 1800 का गुणनखंड 5 आने के लिए, तो चलिए 1800 का हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 180 का होता है ना 4 गुणे 45, 4 गुणे 45। तो यहाँ पे देखिए 180 का 4 गुणे 45, 1800 है तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो यानी 45 और 40। अगर इन दोनों को हम घटा देते तो 5 आ जाता है। अब देखिए हम यहाँ पे लेंगे 45 को प्लस में, क्योंकि प्लस वाला यहाँ है, मध्यपद धनात्मक है तो बड़ा वाला धनात्मक, तो प्लस 40 और ये सॉरी प्लस 45 और माइनस 40, इससे निकल के आ रहा है 5। तो इसको हम यूज करके फाइनली हम इसको रफ में कर लेंगे। तो इसको हम यूज करके 40 प्लस 45 और माइनस 40 इसको यूज करके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए गुणनखंड होगा इस तरह से x प्लस 45 और दूसरा गुणनखंड x माइनस 40 बराबर 0। तो इससे जो मान आएगा वो ऋणात्मक होगा, इससे जो मान आएगा वो धनात्मक होगा। तो यहाँ से मान ले लेते हैं, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 40 हो जाएगा। ये क्या है? x, तो सामान्य चाल है, रेलगाड़ी की सामान्य चाल है। तो हम लिख लेंगे रेल गाड़ी की चाल x बराबर 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप इसी तरह का है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, 2 पानी के नल एक हौज को 9.5 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। यहाँ 2 नल दिए गए हैं और दोनों नल एक साथ हौज को 9 सही 3/8 अर्थात 75/8 घंटे में भरते हैं। हौज को कंप्लीट भर लेते हैं 75/8 घंटे में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है बड़े व्यास वाला नल, यानी 2 नल है, एक बड़ा व्यास वाला एक छोटा व्यास वाला, यानी एक छोटा नल बड़ा नल। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले यानी छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इस चीज को भी हमने लिख लिया है, बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है, यहाँ पे याद रखना है। आगे बताया जा रहा है प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि दोनों नल अगर अलग अलग भरते हैं हौज को तो कितना समय लेंगे। तो पहले हम आते हैं यहाँ पर, पहले बड़े नल की बात कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं बड़ा नल हौज को x घंटे में भर सकता है। तो चलिए हल में यहाँ लिख लेते हैं, माना बड़ा नल हौज को x घंटे में भरता है, x घंटे में भरता है। तो बड़ा नल मान लिया हमने, x घंटे में हौज को भर दिया। अब छोटा नल जो है ना वो इससे 10 घंटा कम समय ले रहा है, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि बड़ा नल छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। सॉरी, बड़ा वाला जो नल है वो छोटे नल से 10 घंटा कम समय लेता है, अर्थात जो छोटा नल होगा वो बड़ा नल से 10 घंटे
ज्यादा समय लेगा, क्योंकि इसका समय कम लग रहा है और छोटा जो नल होगा उसका समय ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 10 घंटे। तो हम लिख लेते हैं छोटा नल हौस को x प्लस 10 घंटे में भरता है। ठीक है। अब हम बात करें, प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौस को भरने में लगा समय ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीजों को हमने चरों से व्यक्त कर लिया है। ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि बड़ा नल जो है हौस को 1 घंटे में कितना भरता है। ठीक है। 1 घंटे का दोनों का जो समय कार्य है वो हमें पहले निकालना होगा। तो लिख लेंगे बड़े नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक बराबर 1/। अब देखिए यहाँ पे बड़ा नल x घंटे लेता है, तो 1 घंटे में वो कितना भरेगा? तो 1/x, क्योंकि यहाँ नल और जो समय है, नल का साइज अलग अलग है और समय भी अलग हो रहा है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम अनुपात है, इसलिए हम जो समय लग रहा है टैंक को भरने में उसका व्युत्क्रम ले लेंगे 1/x। तो ये 1 घंटे में भरा गया टैंक। 1 घंटे में बड़ा नल कितना टैंक को भरेगा। अब छोटे नल की बात कर लेते हैं। तो छोटे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक यानी हौस बराबर ये कितना हो जाएगा? x प्लस 10 टाइम है इसका, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 10। अब हम देख लेते हैं कि दोनों नल जब एक साथ टैंक को भर रहे हैं तो वो 1 घंटे में कितना भर सकते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे, दोनों टैंक की बात कर लेंगे, तो सॉरी दोनों नल की। तो दोनों नल हौस को, ठीक है, या दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया टैंक, यानी 1 घंटे में ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? तो 75/8 घंटे पूरा भरने में लेते हैं, तो इसका हम व्युत्क्रम लेंगे 8/75। इतना टैंक को ये भर देंगे दोनों एक साथ। अब हम यहाँ कर रहे हैं कि दोनों नल की बात कर दी गई है, दोनों नल 1 घंटे में कितना भर रहा है। तो पहला जो बड़ा नल है वो 1 घंटे में 1/x टैंक को भर रहा है, और दूसरा जो नल है वह उसी टैंक को 1 घंटे में 1/x प्लस 10 भाग को भर रहा है। दोनों मिला के एक साथ कितना हाउस को भर रहे हैं, कितने टैंक को भर रहे हैं? तो 8/75 भाग को भर दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम हल कर लेंगे, तो यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं। तो हर का एलसीएम हो जाएगा, हर का गुणा कर लेंगे x² प्लस 10x। ये हर का एलसीएम हो गया, गुणा कर लेते हैं, 13 गुणा, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x से 1 में गुणा करेंगे 1x बराबर 8/75। अब यहाँ देखिए x और x जुड़ जाएगा, 2x प्लस 10 बटा नीचे क्या है x² प्लस 10x बराबर 8/75। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक है। तो पहले हम 8 से x² प्लस 10 को गुणा कर ले रहे हैं, 8x², ठीक है, 8x² प्लस 8 दाव में 80 प्लस 80x बराबर 75 गुणे 2, 75 दूना 150, 150x प्लस 75 गुणे 10, 750। अब ये दोनों पदों को हम इधर में पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, बाय साइड में, तो हमारा हो जाएगा 8x² और ये है आपका प्लस 80 प्लस 80x और माइनस आ जाएगा 150x, और ये भी 750 माइनस हो जाएगा 750 बराबर 0। तो हम यहाँ पे सजाती पदों को घटा लेते हैं, तो 8x² और ये हो जाएगा 150 से 80 घट गया तो 70x माइनस 750 बराबर 0। आप सभी पदों को 2 से काट सकते हैं, द्विघात समीकरण हमें मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 70 को 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70 होता है, 35x माइनस इसको काट दीजिए, 2 से 2 3 6, 1 बचा 15, 2 7 14 और 1 बचा यहाँ 10, 2 बचे 10 बराबर 0, 375 हो गया। अब ये द्विघात समीकरण को हम या तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं,
या आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हल करने पे आपको x का मान कितना निकल के आएगा 15। x का मान 15 यानी x क्या था, तो बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो बड़ा नल कितना समय लेगा 15 घंटे। बड़ा नल जो होगा वो 15 घंटे लेगा, ठीक है। और छोटे नल की बात कर लेते हैं। तो छोटे नल, चलिए ये तो बड़ा नल हो गया, बड़ा नल हौज को 15 घंटे, ठीक है। और छोटा नल ठीक है हौज को 25 घंटे में भरेंगे, 25 घंटे में भरेंगे। तो यहाँ पर हमने याद कर लिया है कि x का मान जो 15 आया है, तो x हमने बड़े नल का जो टाइम था टैंक को भरने का उसको हमने लिया था। तो बड़ा नल है उसको 15 घंटे में भरेगा और छोटा नल उससे 10 घंटा ज्यादा समय लेगा। तो इसका 10 प्लस कर लेंगे, 15 10 25 घंटे छोटा नल समय लेगा टैंक को भरने में, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी समीकरण जो द्विघात समीकरण है उनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और यदि उन मूलों का अस्तित्व है, द्विघात समीकरण के मूलों का अगर अस्तित्व हो तो उनको ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि द्विघात समीकरण के मूलों का जो प्रकृति है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे 3 प्रकृतियां होती हैं, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो पहली स्थिति में क्या होता है, मूलों की प्रकृति का जब जांच करना है तो उसके लिए आपको ये विविक्तर निकालना है, विविक्तर यानी डिस्क्रिमिनेशन ज्ञात करना है। तो ये d होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये अगर विविक्तर d यानी डिस्क्रिमिनेशन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो यानी ग्रेटर देन 0, तब क्या होता है, दोनों मूल वास्तविक असमान होते हैं, असमान होंगे। यानी पहले मूलों की प्रकृति में क्या होता है, जब d b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हो तो दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। यानी 2 मूल होंगे और दोनों असमान होंगे, ठीक है। 2 मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और दूसरी स्थिति होती है, अगर डिस्क्रिमिनेशन यानी d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा, अगर ये 0 के बराबर है, अगर ये 0 के बराबर हो d, तब हम कह सकते हैं कि दोनों मूल वास्तविक समान होंगे, वास्तविक समान यानी बराबर होंगे, ठीक है। जब भी अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, यानी उसके मूलों का अस्तित्व होगा और साथ में दोनों मूल बराबर होंगे। यानी इन दोनों स्थितियों में मूलों का अस्तित्व होता है, जब विविक्तर d यानी डिस्क्रिमिनेशन d 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। अगर तीसरी स्थिति में d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो, तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के कोई भी मूल नहीं होंगे, ठीक है। यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये 3 स्थितियां होती है मूलों की प्रकृति, इसको कहते हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला क्या होता है, अगर विविक्तर d b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे, यानी दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। अगर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, बराबर मूल होंगे। और तीसरी स्थिति में जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। तो इसके लिए हमें पहले a लिख लेना है, a कितना है 2, b बराबर क्या है -3 और c बराबर यहाँ है +5, ठीक है। तो a b c की सहायता से हम d को ज्ञात करेंगे। तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac।
तो b का मान यहाँ पे है -3, -3 स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 गुणे c का मान 5। हल कर लेते हैं तो -3 का वर्ग हो जाएगा +9, 3 3 9, -4 दूना 8, 8 5 40। अब 40 से 9 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 31 31। तो यहाँ पे ऋण 31 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डी हमारा निकला है विविधकर, वो 0 से क्या है, 0 से छोटा है, अर्थात कोई मूल नहीं होंगे, यानी कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें मूलों को ज्ञात नहीं करना है क्योंकि मूलों का अस्तित्व नहीं है, कोई भी यहाँ मूल नहीं। सेकेंड पार्ट को हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इसका है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 3x स्क्वायर -4√3x + 4 = 0। तो इस द्विघात समीकरण के भी मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो आप देख लीजिए, ये a हो गया, ये b और ये c। तो d ज्ञात कर लेते हैं। d = b² - 4ac होता है। और ये b का मान यहाँ देख लीजिए -4√3 4√3 स्क्वायर माइनस कर लिए 4 इंटू a का मान 3 गुणे c का मान 4। हल कर लेते हैं। 4 का वर्ग होता है 4 चौको 16, 16 और √3 का वर्ग 3 होता है, तो 16 तिया 48 माइनस 4 तिया 12 और 12 चौको 48, 48 घटा दिए कितना आ गया 0। तो यहाँ पर जो है जो b² - 4ac यानी d जो है वो 0 के बराबर है, d = 0 है। तो यहाँ पे दोनों मूल, यहाँ प्रकृति ये दूसरी वाली है, दोनों मूल वास्तविक समान। जब 0 आता है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, यानी दोनों मूल समान होंगे। तो मूलों को ज्ञात कर लेते हैं। तो मूलों को ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र को प्रयोग करेंगे। तो x बराबर होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। तो चलिए यहाँ पे b का मान हम ले लेते हैं। b का मान क्या है, तो -4√3 फिर है प्लस माइनस, और आप देख रहे हैं b² - 4ac हम पहले ही इसको निकाल चुके हैं जो कि 0 है। b² - 4ac क्या है 0। यहाँ पे बराबर बट्टा हो जाएगा 2 गुणे a का मान 3, तो 3 हमने रख लिया। हल कर लेते हैं। ये 0 तो प्लस होगा नहीं, माइनस भी नहीं होगा, तो हम सीधे सीधे यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। तो 4√3 2 गुणे 3 6 हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 3 6 2 दूना 4। तो फाइनली आपका मिल रहा है 2√3/3। तो दोनों मूल जो होंगे वो 2√3/3 होंगे, यानी दोनों मूल यहाँ समान होंगे, जिसका मान होगा 2√3/3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 बराबर मूल हो। मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हो। मतलब हमको क्या करना है कि k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, इस द्विघात समीकरणों में। और ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए दोनों मूल बराबर हो। तो दोनों मूल बराबर कब होते हैं, तो जब भी d जो होता है, ठीक है, d = b² - 4ac, अगर ये बराबर 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं। ठीक है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं, b² - 4ac = 0, और यहाँ से हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं जिसके लिए दोनों मूल समान हो। तो a का मान देख लीजिए यहाँ क्या है, पहले हमें b का मान लेना है। b का मान यहाँ पे है k, b का मान क्या है, x का गुणांक b का मान है। ठीक है। तो k हो गया k² - 4 इंटू a का मान यहाँ पे 2 हो गया, और c का मान है +3। ठीक है। बराबर हम लेंगे 0 क्योंकि दोनों मूल बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हल कर लेते हैं। k² - 4 दूना 8 8 3 24 बराबर 0। 24 को पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है। तो k² बराबर होगा -24 का +24 हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर लेंगे, √24 का। ठीक है। वर्ग पक्षांतर कर लेंगे, वर्गमूल हो जाएगा। तो 24 का वर्गमूल होगा 24 का वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं k का मान इस तरह हम कर लेते हैं, 2 गुणे 2 2 दूना 4 दूना 8 8 3 24। तो यहाँ 2 बाहर होगा, तो 2√2 6।
तो k का मान अगर 2√6 लेते हैं तो इसके लिए इसका मूल जो होगा वो समान हो जाएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे भाग पे। तो यहाँ पर देख लीजिए a का मान k है। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं ये द्विघात समीकरण के रूप में हमको नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें ब्रैकेट तोड़ देना होगा, तो द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। तो k से हम गुणा करेंगे, kx से x को गुणा करेंगे तो kx²। ठीक है, और kx इंटू 2 तो -2kx, और ये हो जाएगा प्लस 6 का 6 रह जाएगा बराबर 0। अब a का मान यहाँ k है, b का मान क्या है -2k, और c का मान है 6। तो अब हम लिखते हैं b² - 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल समान होने चाहिए। k का हमें ऐसा मान ज्ञात करना है, तो b का वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं -2k² -4 इंटू a का मान क्या है k है, इंटू c का मान देख लेते हैं, तो c का मान यहाँ 6 है बराबर 0। -2 का वर्ग हो जाएगा 4k² माइनस यहाँ 4 और 6 का गुणा 24k बराबर 0। अब यहाँ देख लीजिए हमें क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो देख लेते हैं कॉमन क्या है इन दोनों में। ठीक है, द्विपदी में आया द्विघात समीकरण, तो इसको हल करने के लिए हमें पहले कॉमन करके गुणनखंड कर लेना है। तो कॉमन यहाँ में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 4 के कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से 4 कट गया तो 1 के बचा, -4 से 24 काट दिया, 4 4 24 बराबर 0। तो इस के का 1 के का मान आ जाएगा 0/4, 0/4 यानी 0। और दूसरे खंड से के का मान जो होगा वो माइनस यहाँ पे ले लेंगे दूसरा खंड, k - 6 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा +6। तो यहाँ पर देखना है कि k का मान अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे मूल समान होंगे? बिल्कुल नहीं। अगर k का मान हम 0 नहीं ले सकते, k 0 लेंगे तो द्विघात समीकरण ये नहीं रहेगा, क्योंकि k जो अगर 0 होता है तो x² में अगर 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा, फाइनली 6 बच जाएगा। इसलिए हम k का मान यहाँ पे लेंगे 6। 0 यहाँ के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक द्विघात समीकरण में जो x² का गुणांक होता है वो 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए k का मान 0 नहीं होगा, k का मान यहाँ पे +6 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? तो इस स्टेटमेंट को यूज करके पहले हम द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे और फिर देखेंगे उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हम पहले लंबाई और चौड़ाई में से सबसे पहले चौड़ाई को x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, तो चौड़ाई को x मान लेंगे। ठीक है, लेते हैं माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई, तो लंबाई के बारे में बताइए। लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई जो है वो 2 गुना है किसका, चौड़ाई का, यानी यहाँ पे लंबाई 2x हो गया। अब देखिए क्षेत्रफल 800 है, यानी क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लंबाई हम यहाँ ले लेते हैं x, ठीक है, गुणे चौड़ाई हमारे पास है 2x बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना है 800। हल कर लेते हैं, 2 से x को गुणा कर लिया, 2x², ठीक है, बराबर 800। तो हम 2 को पक्षांतर कर लेते हैं, तो 2 को पक्षांतर करके x² बराबर हो जाएगा 800/2, 2 से 800 काट लेते हैं तो 400, तो x² - 400 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमको मिल रहा है। अब क्या हम इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं, यानी इसके मूलों की प्रकृति हमें पहले चेक करना है। मूलों की प्रकृति हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास a बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है, तो b जो x का गुणांक होता है और x का गुणांक यहाँ नहीं है, यानी x है ही नहीं है, तो x का गुणांक 0 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे हो रहा है -400, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, या इस फार्मूले से मूलों की प्रकृति को चेक करते हैं। तो यहाँ b का मान आप देख लीजिए 0, 0 का वर्ग -4 गुणे a का मान क्या है 1 इंटू c का मान है -400। हल करके आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ 400 गुणे 4, तो 20, ये जो 0 - 4 इंटू बराबर क्या आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 चौको 1600,
अब देख लीजिए 1600 जो ये संख्या है 0 से बड़ा है, अर्थात इसके मूल वास्तविक होंगे, यानी दोनों मूल वास्तविक होंगे। अर्थात दोनों मूल जब वास्तविक है तो यहाँ भाग इस मेजोर का यानी इस स्टेटमेंट के अनुसार हम भाग को बना सकते हैं। अच्छा, अगर भाग को बनाते हैं उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण को हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0 पक्षांतर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400 उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 400 स्क्वायर को ले जाइए तो एक्स बराबर रूट 400 और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या हुआ 20, यानी चौड़ाई हो गया भाग का, चौड़ाई जो होगा चौड़ाई x बराबर 20 और लंबाई जो होगा लंबाई भाग का वो 2 गुना है चौड़ाई का। ठीक है, तो 20 दूना 40, तो लंबाई 20 और चौड़ाई 20 और लंबाई 40 हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।